मई जून में ज़्यादा मर्डर होते आई है वर्षों से। जब तक बरसात नहीं होती है सिलसिला जारी रहता है, क्योंकि ज़्यादातर किसान को कोई काम नहीं रहता है। से एक के बाद एक ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जिसका बारे में शायद किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर इस तरीके की बातें कतई नहीं कह सकते हैं कि भाई बरसात के से पहले इस तरीके की घटनाएं होती हैं। क्यों? क्योंकि किसान खाली बैठा रहे। और ये आरोप नहीं लगा रहे हैं आप लीपापोती कर, आप अपनी जिम्मेदारियों से आप भागने का कार्य कर रहे हैं, जो कि कतई स्वीकार्य नहीं। आपकी जवाबदेही बनती है, जिम्मेदारी आपको लेनी होगी और राज्य सरकार को भी इसमें और ज्यादा मुस्तैदी से सुनिश्चित करना होगा। चिराग पासवान का बिहार की सरकार पर बड़ा हमला, जमकर लताड़ा सरकारी अधिकारियों को। चिराग ने कहा लड़कियों के अपहरण हो रहे और सरकार खाना पूर्ति कर रही। क्या चिराग प्रेशर पॉलिटिक्स करके मुख्यमंत्री बनने का देख रहे सपना? कौन है जो चिराग को गठबंधन धर्म के खिलाफ भड़का रहा? ऐसे तमाम सवालों के जवाब हम बता रहे हैं आपको आज के इस स्पॉटलाइट के विशेषांक में। बिहार में बढ़ते अपराध ने सबकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं, चाहे वो एनडीए गठबंधन के नेता हों, चाहे वो विपक्ष के लोग हों। सभी अब सवाल कर रहे हैं कि बिहार में आखिर हो क्या रहा है। दिन दहाड़े गोलियां चल जाती हैं, पारस जैसे अस्पताल में घुसकर गोलियां चलाकर हत्या कर दी जाती है और पुलिस जो है वो देखते रहती जाती है। इस पूरे मामला पर आज हम आपको ये विस्तार से स्पॉटलाइट समझाएंगे, जिसमें चिराग पासवान को लेकर एक बड़ी बहस छिड़ गई है कि चिराग पासवान आखिर चाहते क्या है। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएमडब्ल्यू न्यूज का खास कार्यक्रम स्पॉटलाइट और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। आज बिहार की सियासी जमीन पर एक बार फिर तूफान खड़ा हो गया और इस तूफान का नाम है चिराग पासवान। जी हां, एनडीए के सिपाही, केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सुप्रीमो चिराग पासवान ने अपनी ही सरकार को आड़े हाथों लिया है। लेकिन यह सिर्फ बयानबाजी नहीं, बल्कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा सियासी दांव है। तो चलिए इस सियासी रण में चिराग के तीरों की रफ्तार और निशानों को समझते हैं। बिहार में जो आपराधिक घटनाएं हो रही है उसको लेकर के, क्योंकि लगातार आप भी आपराधिक घटनाओं पर सवाल। जिम्मेदारी जवाबदेही तय होनी चाहिए, मैं पहले ही इस बात को कह चुका हूँ। और प्रशासन, कल भी हम लोग गए थे वैशाली में, एक घटना घटी है जिस तरीके से एक छोटी सी बच्ची 1 महीने 13 दिन तक वो बच्ची लापता रहती है। स्थानीय प्रशासन की पूरी मिली भगत है कि भाई 1 महीने 13 दिन तक आप उस बच्ची को आप ढूंढ नहीं सकते हैं क्या? उसके मोबाइल फोन से क्या उसकी लोकेशन को ट्रैक नहीं किया जा सकता था? अगर ये लोग चाहते तो क्या ये लोग नहीं कर सकते थे? गाज गिरी है छोटे अधिकारियों पर, थाना लेवल के अधिकारियों को वहां पे बर्खास्त किया जा रहा है, जबकि हकीकत यह है कि जितने बड़े अधिकारी हैं वो भी इसमें लिप्त थे। तो ऐसे में जब तक जिम्मेदारी तय नहीं होगी, जब तक जवाबदेही तय नहीं होगी, आपराधिक घटना इसी तरीके से घटती रहेगी। अरे प्रभु, सवाल पूछ लो भाई। लगाएं, पर वो जिनके साथ सहयोगी हैं, चिंता बढ़ जाती है कि अब कितने औरों की जमीन लिखवाएंगे ये अपने नाम। क्योंकि जब जब ये लोग नौकरी देने की बात करते हैं, रोजगार देने की बात करते हैं, लैंड फॉर जॉब हम सब जानते हैं। और अब तो कल भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी जो आदेश आया उसमें भी इन लोगों को निराशा ही हासिल हुई है। तो ऐसे में अब जब ये लोग दोबारा नौकरी बांटने की बात कर रहे हैं तो ना जाने कितने और गरीबों की जमीन अपने नाम लिखवाएंगे। नहीं, अच्छी बात है, खड़े बैठक पर जिस तरीके से तथाकथित इंडिया अलायंस छिटकता जा रहा है, एक के बाद एक सहयोगी इनसे दूर हो रहे हैं। बंगाल के इनके सहयोगी हों, महाराष्ट्र के इनके सहयोगी हों, धीरे धीरे वो दूरी दिखाई दे रही है। और ये बार बार हम लोगों ने कहा कि एक ऐसा भानुमति का कुनबा है जो कि बनने से पहले ही बिखरता है। ना जाने कितनी बार इसको संजोया गया, कितनी बार ये बिखरा। दिल्ली के चुनाव आते आते तक ध्वस्त हो गया था, अब बिहार चुनाव आते आते तक कितना रहेगा ये समय बताएगा। एक तो मतदाता सूची में हेर फेर हो जाएगा। क्या मतदाता सूची का कार्य पूरा हो चुका है क्या? ये विपक्ष जो भ्रम फैला रहा है, अभी तो समय बाकी ना है। कहाँ से आंकड़े आते हैं इन लोगों के पास कि 30 लाख लोगों का नाम काट दिया तो 35 लाख लोगों का नाम काट दिया? क्या ये प्रक्रिया पूरी हो गई है? भाई, हम लोग भी गांव देहात से जुड़े हुए हैं, हम लोग भी गरीब परिवारों से जुड़े हुए हैं, हम लोग के बीएलए अपनी पूरी भूमिका निभा रहे हैं।
अगर आप लोग के राजनीतिक कार्यकर्ता गांव देहात लोगों की मदद करने नहीं जा सकता, हम लोग का तो व्यक्ति जा रहा है ना, तो हम लोग को तो पता है कि क्या चल रहा है ज़मीन पे, क्या नहीं चल रहा है। हम लोग का बीएलए बीएलओ के साथ बैठ के मेक श्योर कर रहा है कि जितने ऐसे हैं जिनके बारे में आपको जानकारी है, जो लंबे समय से आपके साथ रहे हैं, किसी का नाम नहीं कटे, किसी का नाम नहीं छूटे। तो ये भ्रम फैलाने का काम कि इतने लाख लोगों का नाम कट गया, कौन सी प्रक्रिया बंद हो गई कि नाम कट गया, कहाँ से इनके पास ये जानकारी आई? अभी तो प्रक्रिया चल रही है, प्रोसेस अभी चल रहा है। हकीकत ये है कि ये वही लोग हैं जो कि सिर्फ झूठ बोलकर, भ्रम फैलाकर लोगों को डराने का काम करते हैं। लोकसभा का चुनाव इन्होंने डरा के लड़ा कि संविधान खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा। ये वही लोग हैं जिन्होंने सीए कानून को लेकर मुसलमानों के बीच में भ्रम फैलाने का कार्य किया। आज मुझे बता दीजिए, एक मुसलमान जिसका सीए के तहत जिसका नाम कट गया, बार बार लोगों के बीच जा कर कहना, मुसलमानों के बीच जा कर कहना कि ये नागरिकता छीन लेगा, नागरिकता छीन लेगा। अरे जो नागरिकता देने वाला कानून था उसको आपने नागरिकता छीनने वाला कानून बना दिया। और ये प्रक्रिया, क्या ये बात झूठ है कि भाई ये लोग नहीं गए थे चुनाव आयोग के पास कि भाई डुप्लीकेसी हो रही है वोटर्स की, गलत नाम जुड़ रहे हैं, इतने वोटर्स कैसे जुड़ गए? पहले आप शिकायत कीजिएगा, शिकायत के ऊपर जब कार्रवाई होगी, और ये कौन सा हमारे देश में पहली बार ये हो रहा है, इससे पहले और 4 बार इसी प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जा चुका है और बिना किसी बदलाव के। इसमें अगर इस बार बदलाव अगर कोई एकमात्र हुआ है तो सिर्फ टेक्नोलॉजी का बदलाव हुआ है। पहले आपको फिजिकली जाके सारे डॉक्यूमेंटेशन आपको सबमिट करने पड़ते थे, अब आप ऑनलाइन भी कर सकते। सिर्फ ये एक बदलाव हुआ है। प्रक्रिया पूरी वैसी की वैसी है जो आज़ादी के बाद जो 4 बार जिस तरीके से इस प्रक्रिया का पालन हुआ। हकीकत ये है कि ये लोग जानते हैं, ये लोग हार चुके हैं। और जिस तरीके से एक खूबसूरत डबल इंजन की सरकार हमारे प्रदेश में चल रही है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार आज हैंड एंड ग्लव्स की तरह कार्य करने का काम कर रहे हैं। आप बताइए, इससे पहले कौन से ऐसे देश के प्रधानमंत्री थे जो एक साल में 8-8 बार बिहार आते? हर एक महीने के बाद प्रधानमंत्री जी का बिहार आना, बिहार को लाखों करोड़ों की सौगात देना। क्या कर लिया था जब यूपीए की सरकार थी? कितना दिया था यूपीए की सरकार ने बिहार को? आज उसकी तुलना कर लीजिए कि पिछले 11 साल में एनडीए की सरकार ने क्या कुछ किया है बिहार के लिए। तो इन लोगों को पता है कि आज की तारीख में बिहार और बिहारी एनडीए के साथ जुड़े हुए हैं। इस बात का डर है जो राजद से सारी बातें कहलवाते हैं। चुनाव आयोग में करीबन 22 लाख मतदाताओं की राजनीतिक दल को सौंपी है और उनसे रिक्वेस्ट किया है कि आप भी अपने स्थान मिल सके। बिल्कुल कीजिए। हम लोग हर तरीके का, चुनाव आयोग पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंसी अपनाने का कार्य कर रहे हैं, पूरी पारदर्शिता के साथ कार्य करने का कार्य। भाई अगर नहीं होता हम लोग भी सवाल खड़ा करते, और कम से कम मैं और मेरी पार्टी तो करती। इतना तो आप लोग जानते हैं कि भैया मैं और मेरी पार्टी ऐसी पार्टी है जो अगर कहीं पे भी अन्याय हो रहा हो, अगर मेरी अपनी सरकार में भी हो रहा हो, तब भी उसके खिलाफ मैंने मुखरता से मैंने अपनी बातों को रखने का मैंने कार्य किया। तो अगर ऐसे में कहीं पे भी हम लोग को भी लगता कि भाई कहीं पे कोई दिक्कत हो रही हो, जैसा मैंने कहा कि हम लोग के राजनीतिक कार्यकर्ता भी पूरी तरीके से इस प्रक्रिया में सहयोग करने का कार्य कर रहे हैं। अब इन लोग के लोग नहीं कर रहे तो उसमें कोई क्या कर रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री जब सौगात लेकर आ रहे हैं, उनकी प्राथमिकताएं अलग हैं। वो बिहार को एक विकसित राज्य बनाने की सोच के साथ कार्य कर रहे हैं। जहाँ तक रही लॉ एंड ऑर्डर की बात, ये संघीय ढांचे में, फेडरल स्ट्रक्चर में हर कोई जानता है कि पूर्णतः ये राज्य सरकार का विषय आता है, ये राज्य सरकारों के अंतर्गत आता है। ऐसे में प्रधानमंत्री को चिंता नहीं, कतई ये बात जायज़ नहीं। बट हाँ, ये चिंता हम सबकी भी है। जिस तरीके से हाल फिलहाल के दिनों में आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं, जिस तरीके से एक के बाद एक ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जिसका बारे में शायद किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा। जिस तरीके से पारस हॉस्पिटल में घुसकर, कमरे में घुसकर दिन दहाड़े 5 शख्स घुसते हैं और दिन दहाड़े गोलियों की बौछार कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि बिहार में ये घटनाएं पहले नहीं हुई। जो लोग जंगल राज जिनके नेतृत्व में होता था, आज जब वो हम लोग पे उंगली उठा रहे हैं तो उनसे पूछने की ज़रूरत है कि 98 में पीएमसीएच में भी इसी तरीके से गोली चली थी और उस वक्त के मंत्री, उनकी हत्या कर दी गई थी। उस वक्त वो मंत्री थे, उस वक्त घुस के उनकी हत्या कर दी गई थी। उस वक्त किसकी सरकार थी? इन्हीं की थी ना। पर ना उस वक्त के इस घटना को जायज़ ठहराया जा सकता है, ना आज की इस घटना को जायज़ ठहराया जा सकता है। हकीकत ये है कि अगर एक भी आपराधिक घटना होती है तो प्रशासन को जिम्मेदारी लेनी होगी। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर इस तरीके की बातें कतई नहीं कह सकते हैं कि भाई बरसात के से पहले इस तरीके की घटनाएं होती हैं। क्यों? क्योंकि किसान खाली बैठा रहता है। भाई जो अन्नदाता है हमारा, आप उसके ऊपर इस तरीके का आप आरोप लगा रहे हैं। और ये आरोप नहीं लगा रहे हैं, आप लीपापोती कर रहे हैं।
आप अपनी जिम्मेदारियों से आप भागने का कार्य कर रहे हैं, जो कि कतई स्वीकार्य नहीं। आपकी जवाबदेही बनती है, जिम्मेदारी आपको लेनी होगी और राज्य सरकार को भी इसमें और ज़्यादा मुस्तैदी से सुनिश्चित करना होगा कि कम से कम और कुछ नहीं तो बिहार में सुरक्षा का भाव, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी हर बिहारियों के भीतर दे। ये जिम्मेदारी प्रशासन सरकार की बनती है। सवाल है पटना में पत्रकारों से बातचीत में चिराग पासवान ने बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर नीतीश सरकार को जमकर लताड़ा। उन्होंने कहा कि राज्य में अपराध की बाढ़ आई हुई है, लड़कियों का अपहरण हो रहा है और सरकार बस छोटे मोटे अधिकारियों को सस्पेंड करके खाना पूर्ति कर रही है। इतना ही नहीं, चिराग ने तो सीधे सीधे पुलिस और प्रशासन पर संगीन आरोप लगा दिया कि कई मामलों में उनकी मिलीभगत से अपराध हो रहे हैं। अरे चिराग जी, ये तो नीतीश जी के सुशासन के तमगे पर सीधा हमला है। लेकिन रुकिए, चिराग का निशाना सिर्फ नीतीश जी तक नहीं रुका, उन्होंने महागठबंधन को भी लपेटे में लिया। तेजस्वी यादव का नाम लिए बिना चिराग ने तंज कसा। कांग्रेस जिसके साथ गठबंधन में है, वो पहले नौकरी के बदले जमीन लिखवाते थे। पहले ये तो तय करें कि नौकरी देंगे या जमीन लेंगे। अरे वाह, ये तो जंगल राज की पुरानी यादें ताजा कर दी। एक तीर से दो शिकार, नीतीश जी को कानून व्यवस्था पर घेरा और तेजस्वी को जंगल राज की याद दिलाकर सियासी चोट दे दी। लेकिन सवाल यह है कि चिराग पासवान अपनी ही गठबंधन की सरकार पर इतने तीखे तेवर क्यों दिखा रहे हैं? क्या यह सिर्फ बिहार में बढ़ते अपराध पर चिंता है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी सियासी खेल या रणनीति बन रही है? बिहार की सियासत में चर्चा गर्म है कि चिराग का यह रुख उनकी मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा को दिखाता है। कुछ लोग तो यह भी कह रहे हैं कि चिराग के इस आक्रामक तेवर के पीछे बीजेपी का तंत्र काम कर रहा है। 2020 में चिराग ने नीतीश के खिलाफ बगावत कर जेडीयू को 43 सीटों पर समेट दिया था और बीजेपी को बड़ा भाई बनने का मौका मिला। क्या इस बार भी बीजेपी चिराग को नीतीश के खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है ताकि विधानसभा चुनाव में जेडीयू को कमजोर किया जा सके? चिराग की इस बयानबाजी ने एनडीए के भीतर हलचल तो मचा ही दी है। जेडीयू के नेता खुलकर चिराग पर पलटवार भी कर रहे हैं। जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने तो चिराग को गठबंधन धर्म की नसीहत तक दे डाली। सियासी पंडितों का कहना है कि चिराग अपनी इस बयानबाजी से बिहार में अपनी सियासी जमीन मजबूत करना चाहते हैं। दलित वोट बैंक को साधने के साथ साथ वो खुद को युवा और बेबाक नेता के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या चिराग का यह रुख एनडीए में उनकी स्थिति को और मजबूत करेगा या फिर गठबंधन के भीतर टकराव को हवा देगा? क्योंकि एनडीए के ही एक और दलित नेता जीतन राम मांझी चिराग के इस रुख से खासे नाराज दिख रहे हैं। मांझी ने तो चिराग को गठबंधन धर्म का पाठ तक पढ़ा दिया। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी चुपके चुपके चिराग को पासवान समुदाय के वोटों के लिए समर्थन भी दे रही है, लेकिन नीतीश को भी खुलकर सीएम पद के लिए समर्थन दे रही है। तो क्या यह बीजेपी की दोहरी चाल है? एक तरफ नीतीश को सीएम बनाए रखो, दूसरी तरफ चिराग को उकसाकर जेडीयू को कमजोर करो। बिहार की सियासत में यह डबल गेम कोई नई बात नहीं है। वहीं चिराग की तेजस्वी पर तंजकसी भी सियासी मकसद से खाली नहीं है। जंगल राज की याद दिलाकर चिराग न सिर्फ आरजेडी को निशाने पर ले रहे हैं, बल्कि नीतीश के सुशासन की तुलना जंगल राज से करके एक तीर से दो शिकार कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या चिराग की यह मुखरता उनकी सियासी जमीन मजबूत कर पाएगी? पासवान समुदाय के 6% वोटों के साथ चिराग दलित वोट बैंक को तो साध रहे हैं, लेकिन क्या वो गैर दलित और गैर यादव ओबीसी वोटरों को भी लुभा पाएंगे? क्योंकि बिहार की सियासत में जातिगत समीकरण ही असली गेम चेंजर है। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और चिराग पासवान का यह बयान कोई साधारण बयानबाजी नहीं है। यह एक सियासी शतरंज की चाल है जिसमें चिराग न सिर्फ नीतीश और तेजस्वी को चुनौती दे रहे हैं, बल्कि एनडीए के भीतर अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि चिराग की यह बयानबाजी बिहार की जनता को भरोसा दिला पाएगी या फिर यह सिर्फ सियासी शोर बनकर रह जाएगा? क्या चिराग वाकई मुख्यमंत्री की कुर्सी का सपना देख रहे हैं या फिर बीजेपी के इशारे पर नीतीश को कमजोर करने का खेल खेल रहे हैं? बिहार की सियासत अब और गर्म होने वाली है। चिराग पासवान की इस चाल का असर क्या होगा? क्या एनडीए में टकराव बढ़ेगा या फिर चिराग अपनी सियासी चमक को नई ऊंचाई देंगे? ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना तो तय है कि बिहार की सियासत में चिराग का यह तड़का माहौल को और गर्म कर देगा। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में हमें जरूर लिखें और बने रहें बिहार की तमाम खबरों के साथ। हमारी खबर आपको पसंद आई हो तो खबरों को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।
सूर्या हॉस्टल, एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल, 4ठी कक्षा से 10वीं तक कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।